हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम इंस्टीट्यूशन। साथियों, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लघुत्तम समापवर्तीय पर बात करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं लघुत्तम समापवर्तीय क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, लघुत्तम समापवर्तीय कहलाती है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी और नहीं हो सकती है, जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। चलिए इसको एक उदाहरण में देख लेते हैं। मान लिया जाए कि संख्या हमें दी हुई है 3, 6 और 9। ये यहाँ पर हमें 3 संख्या दी गई है, एक 3, एक 6 और 9। इन तीनों से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या उससे छोटी और नहीं हो सकती है। वो कौन सी संख्या? चलिए इनके लिए हम लोग देखते हैं कि 18 वह छोटी से छोटी संख्या है, इससे छोटी और संख्या नहीं है जो इन तीनों से विभाजित हो सकती है। 3 से विभाजित करेंगे तो 3 छक्का 18, 6 से विभाजित करेंगे 6 तिया 18, 9 से विभाजित करेंगे 9 दूना 18। यानी कि इन तीनों संख्याओं से, ये जो दी हुई 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है 18, और इससे कोई छोटी संख्या नहीं है। इसीलिए इन 3 संख्याओं का 3, 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्तीय है 18। 3, 6, 9 का लघुत्तम समापवर्तीय को हम लोग लॉ 100 के संक्षिप्त रूप में लिखते हैं 18। ये तो यहां पर हम लोगों ने परिभाषा देखा। अब इसको ज्ञात करने की विधि, इसमें 2 विधि दी गई है। एक है भाग विधि, डिवीजन मेथड, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन 2 विधि को, जिनका इस्तेमाल हम लोग लघुत्तम समापवर्तीय निकालने के लिए करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 ले लेते हैं और उसका हल भाग विधि से करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। चलिए इसको भाग विधि से, दोस्तों हम लोग सभी जानकार हैं और हम सभी को पता है कि भाग विधि से किस तरह से लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करते हैं। तो फिर भी इसको हम लोग एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं, और इसके बाद कई महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग हल करेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों चलिए 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तीय हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। चलिए इसको भाग करते हैं, 24 को, 36 को और 40 को। ऐसी संख्या जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या है वैसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से विभाजित जो संख्या होगी वो होगी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग पहले उन अभाज्य संख्याओं से इन संख्याओं को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है। इन्हीं संख्याओं से हम लोग पहले ये दी हुई
संख्या 24, 36 और 40 को विभाजित करते हैं। चलिए 2 से सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2, उससे विभाजित करते हैं 12। 36 को विभाजित करेंगे तो 18 और 40 को विभाजित करेंगे तो 20। यहां पर हमारे 3 भागफल 12, 18 और 20। इसको फिर से 2, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, चलिए 2 से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल क्या क्या मिलता है। 12 के लिए 6, 18 के लिए 9 और 20 के लिए 10। फिर से हम तीनों को विभाजित करने की कोशिश करते हैं 2 से। 6 तो विभाजित हो जाएगी, 2 तिया 6। 9 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकते 2 से, इसीलिए 9 ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। और 2 से फिर 10 को विभाजित करने की कोशिश करते हैं तो 5। अब हमारे पास संख्या है 3, 9 और 5। इन 2 संख्याओं को तो हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी अभाज्य संख्या 3, 3 इकाई 3 और 3 तिया 9। 3 से हम 5 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए 5 ज्यों का त्यों हमें नीचे उतार देना है। तो अब हमें जो प्राप्त हुए भाजक के रूप में 2, 2, 2, 3, एक को छोड़ दे 3 और 5। चलिए इनको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 2 गुना 2, फिर एक 2, 3, फिर 3 और गुना 5। ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इस एक को छोड़ दे, एक को किसी भी संख्या, एक से किसी भी संख्या को गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए एक को छोड़ दे हम और गुना 5। तो इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 को 3 से गुना करेंगे 72 और 72 को 5 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगी 360। ये 360, ये जो संख्या हुआ, ये हमारा लघुत्तम समापवर्तीय किसका? 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तीय, इसको लॉ 100 लघुत्तम समापवर्तीय, ये इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तीय हुआ 360। कहने से मतलब अगर 24 से 360 को विभाजित करेंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 36 से करेंगे तो 36 से भी 360 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी और 40 से करेंगे तो 40 से भी 360 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इससे छोटी संख्या और कोई नहीं होगा आपके पास। 360 से छोटी संख्या और आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसको कि आप 24, 36 और 40 से विभाजित कर सके। इसलिए 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तीय 360 है। कहने से मतलब कि 24 से भाग करेंगे। देख लीजिए एक बार, अगर अपनी उत्तर की सत्यता जांच करना चाहते हैं 24 से 360 को विभाजित करके देख लें। देखने की जरूरत नहीं है, आपने निकाल लिया है, फिर भी मैं दिखा देता हूं एक बार कि 24 इकाई 24, यहां पे 2 और 1 और यहां पे आ जाएगा ये 120, ये 0 आ गया। 24 से 5 बार करेंगे तो 120, ये 24 से विभाजित हो गई, यानी कि 15 भागफल हुआ। 36 से विभाजित करेंगे 360 को तो 36 से कम 36 उतरा 0, इसी 0 को 10 बार में ये फिर ये भी विभाजित हो जाती है। 40 से करेंगे तो 40 से भी विभाजित हो जाएगी। 4 9 36, 360
यानी कि 9 बार में ये विभाजित। देखिए शेष कुछ भी नहीं है, किसी भी, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो कहने से मतलब 24 से भी 360 विभाजित हो रही है पूर्ण रूप से, 36 से भी, 40 से भी, इसीलिए ये 360 जो है हमारा क्या है, लघुत्तम समापवर्तीय, एक ऐसा गुणज जिसको हम लोग गुणज भी कहते हैं कि ये हमारा छोटा से छोटा गुणज है। चलिए इसको अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने की, ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। लघुत्तम समापवर्तीय को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल इससे भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए अब दूसरी विधि जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हम लोग इसी 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 24 को लीजिए। 24 के लिए जो अभाज्य गुणनखंड है उनसे आप 24 को विभाजित, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2, तो 2 से विभाजित करेंगे 24 को तो 12, फिर 2 से तो हो जाएगा 6, फिर 2 से तो 3, कहने से मतलब 24 के बराबर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कहने से मतलब 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का आधार 2 का 3 बार गुना हुआ है, इसलिए 2 पर घात 3 और गुना 3, इसके बराबर 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ये हो गया। अब दूसरी संख्या हमारी 36, 36 का निकाल लेते हैं फिर अभाज्य गुणनखंड। ये आप इसको भी 2 से विभाजित कर सकते हो, 18, फिर 2 से कर सकते हो तो 9, फिर अब 2 से नहीं कर सकते हो तो उसका नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या है दूसरा 3, 3 तिया 9, तो कहने से मतलब 36 को आप किसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, कहने से मतलब 2 का 2 बार, 2 पर घात 2 और 3 का 2 बार, 3 भी 2 बार गुना हुआ है तो 3 पर घात 2, इस तरह से 2 दूना 4, यानी कि 2 का 2 बार गुना हुआ तो 2 पर 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2, 3 का भी 2 बार, ये हो गया। अब तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, 40, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, तो 2 से ये भी विभाजित हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इससे अगर विभाजित करें, भाग करें तो 20, फिर 2 से करें तो 10, फिर 2 से करें तो 5, कहने से मतलब कि अगर 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, कहने से मतलब 2 का 3 बार गुना हुआ है, 2 टू द पावर 3, 2 पर घात 3 और गुना 5। अब देखिए साथियों कि हमको 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात 3 गुना 3 के रूप में प्राप्त हुआ है, 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात 2 और 3 पर घात 2 के रूप में प्राप्त हुआ है, और 40 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात 3 और 5 पर घात 1। तो हमको जब लघुत्तम समापवर्तीय निकालना हो तो हमें ये कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सभी संख्याओं के, 24 के 2 अभाज्य गुणनखंड 1 2 1 3, 36 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 1 2 1 3, और 40 का अभाज्य गुणनखंड भी कौन कौन है, तो 2 और 5। तो सभी संख्याओं के जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, यहां पे 3 अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 1 3 और 1 5।
3 अभाज्य गुणनखंड हैं। इन 3 संख्याओं के 3 अभाज्य गुणनखंड, और सभी अभाज्य गुणनखंडों को आपको गुना करना है, लेकिन वो गुणनखंड जिस पर महत्तम घात होगा, यानी कि पावर की संख्या सबसे अधिक होगी। तो सब यहां पे 3 अभाज्य गुणनखंड, एक 2, एक 3 और एक 5। तीनों संख्याओं में कौन कौन गुणनखंड है? 2, 3 और 5। लेकिन हमें लघुत्तम समापवर्तीय के लिए क्या करना है? जब हम लघुत्तम समापवर्तीय निकालते हैं, इन तीनों संख्याओं का लॉसो निकालते हैं, तो क्या करना होगा हमें? देखिए, एक गुणनखंड 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन हमको वो संख्या, वो अभाज्य गुणनखंड लेना है जिस पर महत्तम घात है, सबसे अधिक घात, सबसे अधिक पावर। तो 2 पर पावर 3, यहां पर 2 पर पावर 2, तो इससे कम हुआ। यहां पर 2 पर पावर 3, यानी कि 2 पर सबसे अधिक घात कितनी है? 3। इसको लिख लीजिए। अब 3 को देखिए, 3 पर पावर 1, यहां पर एक ही घात है, अगर नहीं है तो एक घात है। यहां पर 3 पर पावर 2, तो अब इससे बड़ा घात हो गया ये 3 पर 2, यहां पर 3 पर 1, यहां पर 3 पर 2, और इसमें 3 है ही नहीं है। तो 3 पर घात, सबसे अधिक घात कितनी है? 2। तो चलिए 2 लिख दिया। अब बारी आती है, और एक अभाज्य गुणनखंड है, वो है 5। तो 5 पर सबसे महत्तम घात कितना? इसमें तो 5 है ही नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, 5 यहां पर है, और उसकी महत्तम घात 1 ही है, इसीलिए ये 5 ही लिखी जाएगी। तो कहने से मतलब इन 3 संख्याएं 24, 36 और 40 का जो लॉस होगा 2 पर 3, 3 पर 2 गुना 5। अगर 2 पर 3 की बात करें तो फिर आ जाएगी। तो कहने से मतलब लॉसो हमें इस तरह से यहां पे ज्ञात हो गया। अगर इसको आप देखोगे कि क्या आया कितना है, तो 2 पर 3 कहने से मतलब 2 पर 3 का मतलब 2 पर 3 गुना 3 पर 2 गुना 5, यही तो आया। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये लघुत्तम समापवर्ती आपका ज्ञात हो गया, लेकिन हम यहां पर देख लेते हैं कि आया कितना है। 2 पर 3 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 3, और 3 पर 2 का मतलब 3 गुना 5। ये पहले बार जो हम लोग भाग विभाजन विधि से निकाल रहे थे, भाग विधि से कर रहे थे, इतना ही आया था। अब इस तरह से अभाज्य, एक एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जिस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं, तो इतना ही आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 24, 24 थे 72, और 72 पंचे 360। यानी कि इस विधि से भी हमें 360 ही प्राप्त होते हैं। कहने से मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें निकालना हो, तो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उन अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंड यहां पर 2 पर 3 गुना 3, 2 पर 2 गुना 3 पर 2, और 2 पर 3 गुना 5, ये सारी अभाज्य गुणनखंडों का जो महत्तम घात है, उन सभी अभाज्य गुणनखंडों को, महत्तम घात वाली अभाज्य गुणनखंडों को गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही होगा हमारा लघुत्तम समापवर्तीय। तो 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तीय 2 पर 3 गुना 3 पर 2 गुना 5, जिसका मान आता है 360। इस तरह से 2 विधि हम लोगों ने देख लिया। साथियों, अब जो प्रश्न आने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको एक बार जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे प्रश्नों को आप जरूर देखें, ताकि आपको परीक्षा में विभिन्न तरीके से जो लघुत्तम समापवर्तीय पर प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको हल करने में आसानी हो। तो साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को छोड़े नहीं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए देखते हैं लघुत्तम समापवर्तीय के अलग अलग प्रश्नों को, जो हमारे बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे कि एसएससी, आरआरबी और भी LIC और भी क्लर्क ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए
जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन हमने इसको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए खासकर इन प्रश्नों को सिलेक्शन किया है। चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। चलिए, एक प्रश्न है कि 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6 और 4 पर पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। कहने का मतलब कि यहां पर जो संख्याएं दी गई है ये 4 के आधार के रूप में दी गई है। सभी संख्याओं का आधार 4 है और उस पर घात अलग अलग है। तो हमें पता है कि एक ही आधार वाले उस संख्या को हम लोग लघुत्तम समापवर्ती उस संख्या को कहते हैं जिस पर घात महत्तम होगी। कहने से मतलब यहां पर 4 पर घात 7 सबसे ज्यादा है, इसीलिए 4 पर 7, 4 पर 5, 4 पर 6 और 4 पर 4 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। 4 पर सबसे अधिक घात पावर कितना है 7। अभी अभी हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला कि वो संख्याएं जिसमें इसको 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो फिर सेम आ जाएगी। तो कहने से मतलब 4 पर जो महत्तम घात है वो है 7, इसीलिए इन चारों संख्याओं का एलसीएम होगा 4 पर पावर 7। ये सीधा सीधा ये आधार सेम है, आधार एक ही है, 4 सभी संख्याओं का आधार है, उस पर घात कितनी है 7, 5, 6, 4, सबसे अधिक घात कितना है 7, यही एलसीएम। बस आसान सा। यहां पर एक प्रश्न है जो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में संख्याएं दी हुई है। हमें 3 संख्याएं, एक ये और एक ये। इसमें है कि 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। दूसरी संख्या जो है हमारी 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तथा तीसरी संख्या जो है 2 पर 2 जिस पर पावर 1 और 3 पर पावर 5 और गुना 7 पर पावर 9। इसमें देखिए तीनों से 3 संख्या है, एक ये और एक ये। आसान सा हल बिल्कुल। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1, 2, यहां पर 3 और 5, ये 3 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा हुआ है। यहां पर भी, यहां पर 1, 2, 1, 3, 1, 5 और 1, 7, ये 4 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा हुआ है दूसरी संख्या। तीसरी संख्या जो लिखी हुई है वो है 3 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, 1, 2, 1, 3, 1, 7। यहां पर कुल मिलाकर हमारे पास तीनों संख्याओं को अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में देखें तो 4 अभाज्य गुणनखंड कौन कौन, 2, 3, 5 और 7 के रूप में तीनों संख्याएं लिखी हुई है। तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्तीय होगा लॉसो होगा इन तीनों संख्याओं का लॉसो, इसका, इसका और इसका। इसमें दो पहला अभाज्य गुणनखंड है, देखिए 2 पर पावर कितना है 3। अगला संख्या में देखिए तो 2 पर पावर 2 यानी कि 2 पर पावर 3 ही बड़ा है अब तक। और यहां पर देखिए तीसरी संख्या में 2 पर पावर 1, कहने से मतलब 2 पर सबसे अधिक घात कितना है 2, तो 2 पर पावर सबसे अधिक घात कितना है 3, इसको लिख लीजिए। अब दूसरा अभाज्य गुणनखंड देखिए 3 पर घात कितना है 3। क्या इससे भी बड़ा घात वाला कोई 3 है? देखिए यहां पर 3 पर घात कितना है 4, यानी कि इससे बड़ा घात वाला ये 3 है दूसरी संख्या में। तीसरी संख्या में देख लीजिए 3 है भी है, 3 पर पावर कितना है सबसे अधिक घात कितना है 5। तो इन तीनों, एक 3 यहां, एक 3 यहां और एक 3 यहां, इन तीनों में सबसे अधिक घात वाला 3 कौन सा है 3 पर 5। तो यहां पर लिखना होगा आपको 3 पर
5 गुना अगला गुणनखंड क्या है 5, तो 5 पर घात कितना है 2। अगले संख्या में इस संख्या में 5 पर घात 1 और इसमें तो 5 है ही नहीं क्योंकि ये 2, 3 और 7, तो 5 पर सबसे अधिक घात कितना हुआ, ये पहली संख्या में 5 पर अधिक घात 2, दूसरी संख्या में 5 पर 1 और तीसरी संख्या में 5 है ही नहीं। तो है ही नहीं का बात छोड़ दीजिए, सबसे अधिक घात कितना है 2 घात वाली संख्या, 2 घात वाली 5, इसको आप लिख लेंगे 5 पर 2। अब अगला अभाज्य गुणनखंड क्या है 7। क्या इस संख्या में 7 है, नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। इसमें 7 है, इसमें 7 है, कितना 7 पर घात है 1। चलिए इससे भी बड़ा घात वाला 7 है भी आगे वाले संख्या को देखिए, इस वाली संख्या को देखिए, क्या 7 यहां पर 7 पर घात 9, यहां पर 7 पर घात 1 और यहां पर 7 पर घात 9, तो आपको जो बड़ा घात वाला है उसी को लिखना है, तो 7 पर घात 9 को लिखना है। तो ये हो गया आपका लघुत्तम समापवर्तीय। इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय आप बहुत ही आसानी से निकाल लिए। इसको एक बार रिवीजन करके देख लीजिएगा, आसान तरीके से आप लॉसो निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निकल गया आपका लॉसो, यही आंसर है, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो इतना ही पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 4, जिसमें हमें 3 बीजीय व्यंजक है। 10a² bc, 15abc² और 20a² b²c। इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। पहला क्या है 10a² bc, इसको हम कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कैसे अलग अलग गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5 10 गुना a² गुना b गुना c। ये 10a² bc 2 गुना 5 गुना a² गुना b गुना c। अगला जो व्यंजक है उसको देखिए आप, 15ab c², इसको लिख सकते हैं आप 3 गुना 5 गुना a गुना b गुना c²। 3 5 6 15, a गुना b गुना c²। अगला देखिए 20 a² b² c। क्या होगा फिर, इसको आप लिख सकते हो 2 पर स्क्वायर, कहने का मतलब 2 दुना 4, 2 का 2 बार गुना 2² का मतलब 2 गुना 2, 2 दुना 4, तो 4 हो गया 2 पर स्क्वायर गुना 5, 4 पंचे 20 गुना a² गुना b² गुना c। ये इस रूप में अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, इनको गुणनखंडों के रूप में लिखने पर ये प्राप्त होते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या गुणनखंड है और उस पर अधिकतम घात कितनी है। तो इन तीनों का लघुत्तम समापवर्ती, ये 3 का 10a² bc 10a² bc 15abc², 15abc², 20a² b² c का लॉसो जो होगा लघुत्तम समापवर्तीय, जिसको हम LCM भी कहते हैं, ये क्या होगा आप देख लीजिए। पहला गुणनखंड 2 पर सबसे अधिक घात कितना है, यहां पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, छोड़िए आगे बढ़िए। तीसरे व्यंजक में
2 पर घात 2 है, यानी कि इस पर घात 1 और इस पर घात 2, तो 2 अधिकतम घात हुआ, तो जो सबसे अधिक वाली होगी उसको लिखना है। अब जो दूसरा अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का, वो 3 है, इसमें 3 नहीं है, पहले वाले में 3 नहीं है, इसमें 3 है, इस पर घात 1 और इस पर भी, इसमें भी 3 नहीं है, तो ये 3 को आपको लिखना है, क्योंकि सभी अभाज्य गुणनखंडों को आपको लिखना ही है और उस पर जो हाईएस्ट पावर होगी उसको लेना है। अब देखिए 5, यहां पर 5 1 घात, इसमें भी 5, इस वाले में 5 पर 1 घात, इस वाले में भी 5 पर 1 घात, तो 1 आ गया 5। अब आइए a की बात करें, गुना a पर पावर 2, a पर घात 2, इससे अधिक इसमें है क्या? नहीं, क्योंकि ये पर एक ही पावर है, यहां पर 2, अगले वाले में a पर पावर 2, यानी कि मैक्सिमम जो पावर है वो है a पर 2, तो इसी को लिखना है। हमें b देखना है, b पर पावर 1 है, अगले वाले में व्यंजक में इस पर भी पावर 1 ही है, और इस वाले तीसरे वाले व्यंजक में जो b पर जो घात है, जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, यानी कि b पर पावर 2। अब c की बात करें, c पर अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है, सबसे ज्यादा घात कितना है, सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर कितना है, c पर 1, यहां पर c पर 2, इससे ज्यादा हो गया, यहां पर c पर 2 से ज्यादा है क्या इसमें? नहीं, इसमें भी 1, तो कहने से मतलब सबसे अधिकतम जो घात है वो c पर 2 है। अब इनको अगर आप करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये 60, और a स्क्वायर, अगला b स्क्वायर और अगला c स्क्वायर, यही हुआ इन तीनों व्यंजकों का एलसीएम, 60 a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। कहने से मतलब 10 a स्क्वायर bc, 15 b स्क्वायर bc abc स्क्वायर और 20 a स्क्वायर b स्क्वायर c का लघुत्तम समापवर्ती 60 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही आपका एलसीएम है। ये ज्ञात हो गया। आगे क्वेश्चन लेते हैं जो कि और भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, आप इनको भी देख ले। सभी प्रश्नों को आप सिर्फ एक बार देख के जाए ताकि आपको प्रश्न को हल करने में न्यूनतम समय लगे, कम से कम समय लगे, और आप अधिकतम प्रकार के प्रश्न को इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि एलसीएम से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको हल करना बहुत ही आसान और कम समय में आप हल कर लेंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक व्यंजक है, और अगला व्यंजक है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एलसीएम क्या होगा। हमारे पास दो व्यंजक है, एक व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अगला व्यंजक है एक्स क्यूब वाई क्यूब। इस व्यंजक को हम गुणनखंडों के रूप में इस रूप में ही रहने देते हैं। इसको अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको इसके ही रूप में, और अगला जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हम लोग सबसे पहले एक सूत्र देख लेते हैं। आप सभी को जानकारी होगी इस सूत्र के बारे में, मैं कोई नया बात नहीं बताने जा रहा हूं, फिर भी जिन लोगों के लिए सहूलियत हो या जिनको मैं सहूलियत पहुंचा सकता हूं उनके लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपके जहन में ये सारे फॉर्मूला होना ही चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। ये अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के रूप में इसको लिखा जाए तो एक्स माइनस वाई, ये एक गुणनखंड हुआ, और अगला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले आपके जहन में होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इसके बराबर ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या फिर अगर इस रूप में देखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे होते हैं हम लोग उस पर बात करने नहीं जा रहे हैं। ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। चलिए उसको ही लागू कर देते हैं, इसी फॉर्मूले को ज्यों का त्यों किस रूप में, इसी रूप में लागू कर देते हैं। तो देख लीजिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कहने से मतलब इस व्यंजक का दो गुणनखंड x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका एक ही गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वाले में ये दोनों में है, तो ये वाला एक गुणनखंड, जैसे मान लिया जाए कि इसमें एक ही गुणनखंड दो और इसमें हो गया 3 गुना 2, ये है 3 ये है 2, तो ये दो इसमें भी 2 है, ये वाले 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये वाला, और इसमें ये 3। तो कहने से मतलब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका ये वाला गुणनखंड, ये वाला अभाज्य गुणनखंड, ये वाला गुणनखंड, ये वाला गुणनखंड और ये वाला, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा x माइनस वाई इंटू ये दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसमें भी ये है, क्योंकि इसके बराबर इतना दिया हुआ है। कहने का मतलब इसके लिए आपको दो गुणनखंड, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड, ये खुद ही में गुणनखंड है। तो इसके लिए हमको सभी गुणनखंडों का गुना किया जाना है एलसीएम निकालने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से इन दोनों के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला, और इसके लिए ये वाला, इसके बराबर इन दो, यही एलसीएम है आपका। कहने का मतलब इतने के बराबर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि इतना ही हमारा एलसीएम है। कहने से मतलब इन दो व्यंजकों का एलसीएम इतना ही है, क्योंकि एक गुणनखंड ये है और इसके लिए इसके जो दो गुणनखंड, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड और ये वाला, तो इसके बराबर इतने के बराबर क्या होगा, इतने के बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसीलिए हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, या इस रूप में आपको दिया होगा आंसर में, तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण, जो कि मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है, उसको देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चलिए साथियों, यह सवाल देखते हैं जो कि बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम वो लघुत्तम सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जो कि इन सब से विभाजित हो जाए। इन सबसे पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, उसके बाद हम लोग वर्ग संख्या निकाल लेंगे। सबसे पहले
इन सब के लिए इन सब से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, अगर वह संख्या वर्ग संख्या है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसको हम लोग वर्ग बना लेंगे। तो सबसे पहले 4, 5, 6, 15 और 18 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम संख्या, यानी कि आपका लघुत्तम समापवर्तीय निकालना पड़ेगा। 4, 5, 6, 15 और 18। इसके लिए चलिए हम लोग भाग विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करें, जो भी आपको सहूलियत लगे। चलिए हमें यहां पर भाग विधि का इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं 4, 5, 6, 15, 18 का एलसीएम भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको 2 से अभाज्य, पहली अभाज्य संख्या हमारी 2, 2 दूना 4, 5 आ जाएगा यहाँ पे ज्यों का त्यों। 6 के लिए 2 तिया 6, 15 आ जाएगा ज्यों का त्यों और 18 के लिए 9। अब देखिए कि 2, 5, 3, 15 और 9। तो अब जो है 3 से हम विभाजित करते हैं इन संख्याओं को। तो 2 को विभाजित नहीं किया जा सकता, 2 ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। 5 को भी विभाजित नहीं किया जा सकता, 5 ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। अब 3 को विभाजित करते हैं तो 3 कम 3, 3 से 15 को विभाजित करते हैं, 3 5 6 15। 9 को विभाजित करते हैं, 3 तिया 9। अब देख लीजिए कि 2 5 है तो 5 से विभाजित कर देते हैं। 2 हमारा ज्यों का त्यों उतर गया नीचे। 5 इकाई 5, 1, फिर 5 से 5 को तो 1 और यहां पर 3। इन संख्याओं को हम इनके एलसीएम 4, 5, 6, 15 और 18 का एलसीएम कौन हुआ? 2। एलसीएम कौन कौन हुआ? ये 4, 5, 6, 15 और 18 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती क्या हुआ? 2 गुना 1, 2 यहां पर है और अगला 2 यहां पर है। तो 2 गुना 2 गुना, उसके बाद कौन सी अभाज्य गुणनखंड है? 3। तो 3 और कहीं पर 3 है, देखिए यहां पर एक 3 है, 3 लिख दीजिए। फिर अगला अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 5। 5 देख लीजिए आप, 5 आगे और कहीं पर नहीं है, 5 एक बार है। कहने से मतलब इन 4, 5, 6, 15, 18 का जो एलसीएम है यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि इन संख्याओं से 4, 5, 6, 15, 18 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्ती है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो होगी 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 1। इसका मतलब 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, लेकिन 5 का वर्ग नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 5 में एक 5 से गुना कर देंगे तो 5 पर भी पावर हमारा 2 हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंज 180 और 180 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 900। कहने का मतलब 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग नहीं था तो 5 का वर्ग बना लेते हैं। कहने से मतलब एक 5 से गुना कर देते हैं, तब जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो संख्या प्राप्त होती है 900। तो ये 900 क्या होगा? सबसे छोटी वर्ग संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या जिसको हम 4 से भी विभाजित कर सकते हैं, 5 से भी विभाजित कर सकते हैं, 6 से भी विभाजित कर सकते हैं, 15 से भी विभाजित कर सकते हैं, 18 से भी विभाजित कर सकते हैं। और ये पहली वर्ग संख्या कहने से मतलब ये 30 गुना 30 के रूप में आप लिख सकते हो। ये एक वर्ग संख्या जिसका वैल्यू
900 है। हम लोग वर्ग और वर्गमूल पर जब बात करेंगे तो इन चीज़ों पर हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। कहने का मतलब ये पहली वर्ग संख्या है, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जिनको इन संख्याओं से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इनका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम में देख लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड वर्ग के रूप में है या नहीं है। अगर है तो वही सबसे छोटी वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर नहीं है तो जिस अभाज्य गुणनखंड का वर्ग नहीं है, जैसे 2 का वर्ग था, 2 2 बार था, 3 2 बार था, लेकिन 5 एक बार था, तो 5 को भी हमको वर्ग बना के गुना कर देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी सबसे छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम संख्या होगी, जिसको कि हम लोग ये इन संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, संख्या क्या है? वह संख्या ज्ञात करने कह रहा है जिसको 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। कहने से मतलब अगर 4 से भाग करे तो संख्या में 2 शेष रहे, उसी संख्या को 6 से भाग करे तो भी 2 शेष रहे, 8 से भाग करे तो भी 2 शेष रहे, 12 से भाग करे तो भी 2 शेष रहे और 16 से भाग करे तो भी 2 शेष रहे। तो संख्या क्या है? तो सबसे पहले कि इन 4 संख्या, इन 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या पहले ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि वह लघुत्तम समापवर्ती है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या वह होगी जो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती है, यानी कि पहला गुणज होगा। तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती है, यानी इन संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? चलिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं सभी संख्याओं का। 4, 6, 8, 12 और 16, तो हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी जिसको हम लोग इन संख्याओं से भाग करने पर वो विभाजित हो जाएगी। चलिए 2 से अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित करें तो 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 12 को विभाजित करेंगे तो 6, 16 को विभाजित करेंगे तो 8। फिर अगला लेते हैं, फिर 2 से अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से 2 को भाग करेंगे 1, 3 को भाग नहीं कर सकते 3, 4 को 2 बार, 6 के लिए 3 बार और 8 के लिए 4 बार। फिर से 2 से करते हैं तो क्या होगा? 1 तो ज्यों का त्यों, 3 को कर नहीं सकते हैं, 2 को भाग करेंगे 2 से 1, 3 को भाग नहीं कर सकते हैं और 4 के लिए हो जाएगा हमारा 2। और अब जो भाग करेंगे हम लोग 3 से भाग करेंगे तो 1, 3 इकाई 3, 1, 3 इकाई 3 एक बार और ये 2। चलिए इनका लघुत्तम, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कितना होता है? 4, 6, 8, 12, 16 का लघुत्तम, इसको लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? इसको देखिए, इनके कितने भाजक अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया है। ये 2 गुना 2 गुना 2, फिर आगे भी कहीं पे 2 है तो यहाँ एक 2। अब 3 देख लीजिए, 3 कितने बार आए हैं? तो 3 एक ही बार 3 कितना होगा इनका एलसीएम? 1 को छोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। ये वो संख्या है जिसको 4 से विभाजित करेंगे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, 6 से करेंगे
ये भी विभाजित 6 8 48, 8 से करेंगे 8 चौका 48, 12 से करेंगे 12 चौका 48, 16 से करेंगे 16 चौका 48, यानी कि इन संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। अब प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, तो इस संख्या में अगर अभिष्ट संख्या यानी कि जो हमारा संख्या होगा, अभिष्ट संख्या क्या होगा, इन संख्या 48 में 2 जोड़ देते, ये सबसे छोटी संख्या जिसको हम पूर्ण रूप से विभाजित कर देंगे, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो वो 50 को 6 से भाग करोगे तो आप शेष 2 पाओगे, 6 से भाग करोगे शेष 2 पाओगे, 8 से करोगे शेष 2 पाओगे, 12 से कर 12 चौका 48 शेष 2, 16 तिया 48 शेष 2, 4 से करोगे 12 चौका 48 शेष 2, 6 से 6 8 48, 8 से करोगे, यानी कि प्रत्येक दशा में शेष 2 बचेगा। कहने से मतलब अगर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो और प्रत्येक दशा में दी हुई संख्या को से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष हमें 2 प्राप्त करना हो, तो करना कुछ नहीं है, जो संख्या हमें लघुत्तम समापवर्ती के रूप में प्राप्त हुआ उस संख्या में 2 जोड़ देंगे, जिसको हम भाग करने पर वो शेष रह जाएगा। तो हमारी अभिष्ट संख्या कितना हुआ, 50। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए साथियों, ये सवाल देखिए, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाज्य है। 200 और 600 के बीच की संख्याएं कितनी है। सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात करना होगा कि 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो पहले। कितना, कौन सी संख्या है जो 4 से भी विभाजित हो, 5 से भी विभाजित हो और 6 से भी भाग लग जाए जिनको। तो चलिए 4, 5, 6 का एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला छोटा संख्या हमें देता है। तो 2 दूना 4, 5 और 2 तिया 6, ये इसके बाद और इसका विभाजन नहीं होगा, 2 संख्याओं का विभाजन आप नहीं कर सकते। तो चलिए ये जो एलसीएम हुआ 4, 5, 6 का, 4, 5, 6 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्ती कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है जिसको आप 4 से भी भाग कर सकते हो, 5 से भी पूर्णतः विभाजित कर सकते हो और 6 से भी कर सकते हो। अब 60 का मल्टीपल देखिए जो कि 200 और 600 के बीच में हो। तो 60 अगर 6 या 18 180, अगला जो होगा 240 पहला होगा। 60 का एक मल्टीपल जो 200 के बाद सबसे पहला जो गुना जाएगा वो 240, जिसको आप 60 से विभाजित कर सकते हो। एक दूसरा 300, क्योंकि 60 का मल्टीपल के रूप में एक हो गया। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240, जो कि 200 के बाद है 240। उसके बाद 5 बार करोगे तो 300, 6 बार करोगे तो 360, 7 बार करोगे तो 420, 60 को 8 बार करोगे तो 480, फिर 9 से गुना करोगे 60 को तो 60 9 54 540, तो इतने ही हो। उसके बाद अगर 60 से करोगे 10 से करोगे तो 600 हो जाएगा। हमें 600 के 200 और 600 के बीच में रहना है, तो पहले जो 200 के बाद जो पहला मल्टीपल होगा, पहला जो गुना होगा 240। 60 को 4 से गुना करेंगे तो 240, 5 से गुना करेंगे तो 300, 6 से गुना करेंगे तो 360,
आप 7 से करेंगे तो 420, 8 से करेंगे तो 480, 60 को 9 से करेंगे तो 540, इसके बाद तो 600 ही आ जाता है। कहने का मतलब ये जो संख्याएं हैं ये 200 और 600 के बीच में की संख्याएं हैं जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, इस ये 4, 5, 6 से विभाजित कर सकते। कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 वैसी संख्या जो 200 और 600 के बीच 6 संख्याएं हैं, यानी कि 240, 300, 360, 420, 480 और 540, इन संख्याओं को हम 4, 5 और 6 से विभाजित कर सकते हैं। कितने होंगे ये होंगे 6। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और बस 2 ही प्रश्न, इसके बाद फिर हम लोग महत्तम की ओर बढ़ेंगे और लघुतम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक का एक साथ जो सवाल होंगे वो पार्ट 2 में हम लोग मुकम्मल तरीके से पढ़ लेंगे। जो भी इसके बाद रेस्ट सवाल होंगे वो महत्तम समापवर्तक से होगा, और इसके अलावा क्या होगा कि लघुतम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक तक को मिलाकर जो सवाल होंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उन सब सवालों का हल हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। आज अब और सिर्फ 2 सवाल, उसके बाद हमारा लघुतम समापवर्तीय मुकम्मल। चलिए अगला सवाल, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी? तो कहने से मतलब कितने सेकंड के अंतराल पर बजती है? 4 सेकंड, दूसरा 6 सेकंड बाद बजती है, तीसरा 8 सेकंड बाद बजती है, फिर 14 सेकंड बाद लास्ट चौथा बजती है। ये इस तरह से घंटी बजती है। तो अगर 12 बजे वो इकट्ठी बजे तो फिर नेक्स्ट जो फिर एक साथ कब बजेगा? मान लिया जाए कि ये 12:04 में बजेगा, 12:06 में बजेगा, फिर 12:08 में बजेगा, 12:14 में बजेगा। इस तरह से चारों घंटी बजेगी, लेकिन फिर एक साथ वो कब बजेगा? तो इसके लिए हमें सीधा सीधा करना क्या है कि 4, 6, 8 और 14 इतने सेकंड, इन सेकंडों का एलसीएम निकाल लेना है, यानी कि वह छोटी संख्या निकाल लेना है जो इन चारों से विभाजित हो जाए। कहने से मतलब हमारा 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम, यानी कि इतने सेकंड के अंतराल पर वो एक साथ बजेंगी। ये सबसे न्यूनतम समय होगा, वो कम समय होगा, सबसे छोटा समय अंतराल होगा जिस पर वो एक साथ बजेंगी। तो छोटा समय अंतराल यानी कि छोटी संख्या, तो देख लीजिए क्या होगा, 2, 3, 4 और 7। फिर से 2, 2 के 2, 3, 2 दूना 4 और 7। अब तो कोई भी 2 संख्या विभाजित नहीं होना है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम ये न्यूनतम समय अंतराल होगा। ये समय 2 गुना 2, ये 2 और एक 2, यहाँ पर 2, फिर 3 और गुना 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ऐसे लीजिए, 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168, यानी कि 168 सेकंड के अंतराल, यानी 168 सेकंड के उपरांत 168 सेकंड बाद
वो चारों घंटियां फिर एक साथ बजेगी। 168 सेकंड ये सेकंड में है। अगर वो 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो एक साथ फिर अगर बजेगा तो वो 168 सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेगा, फिर अगला 168 सेकंड बाद फिर बजेगा। तो कहने से कम मतलब कि 168 सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है, कितने के बराबर होगा। 168 सेकंड को अगर हम लोग मिनट में बदल लें तो 168 को 60 से भाग करने पर 60 सेकंड का 1 मिनट तो कितना हो जाएगा 168 6 दूना 12 120 8 और 4 यानी कि 2 मिनट 48 ये 2 मिनट 48 168 सेकंड बाद कहने का मतलब अगर 60 से 168 सेकंड को 1 मिनट का 60 सेकंड 60 सेकंड से 168 को भाग किया जाए तो 2 मिनट 48 सेकंड। ये 2 मिनट 48 सेकंड के अंतराल पर ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो अगर 12 बजे बजता है तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड में वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो पुनः एक साथ बजने का समय क्या होगा। एक बार 12 बजा, उससे आगे 2 मिनट 48 सेकंड और बढ़ा दीजिए तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड में फिर से ये चारों घंटियां 12 बजे अगर एक साथ बजी है तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड में फिर से वो एक बार एक साथ चारों घंटियां बजेंगी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग महत्तम समापवर्तक की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए साथियों, लघुत्तम समापवर्तीय पर आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और इसके बाद हम लोग महत्तम समापवर्तक पर प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न पढ़ेंगे और साथ ही साथ लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक का एक साथ जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हल करेंगे, जिसका वीडियो हम लोग पार्ट 2 में लाने जा रहे हैं। तो साथियों, इसके बाद आप लोग महत्तम समापवर्तक पर प्रश्न और लघुत्तम समापवर्तीय पर एक साथ जो प्रश्न होंगे, कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे, उन पर हमारा पार्ट 2 में वीडियो आने जा रहा है। तो चलिए पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। 4 घंटे क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतर पर बजते हैं। कितने समय बाद चारों घंटे एक साथ दोबारा बजेंगे। तो 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतर पर हमारे घंटे बजते हैं। तो अगला जो बजेगा तो अगला ये एक साथ उस समय बजेगी जो कि इसका न्यूनतम समय अंतराल होगा। तो न्यूनतम समय अंतराल यानी कि सबसे छोटी समय अंतराल क्या होगा, सबसे छोटी समय अंतराल यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय। तो चलिए इन चारों का लघुत्तम समापवर्तीय 12, 18, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तीय निकाल लेते हैं विभाजन विधि से। 6, 9, 12, 15, फिर से 2, 3, 9 को विभाजन नहीं हो सकता, 6 और 15 ज्यों का त्यों। फिर हम लोग 3 से करते हैं तो 1, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 5 15। इस तरह से लघुत्तम समापवर्तीय जो होगा हमारा
इन समय अंतरालों का लघुत्तम समापवर्तीय 2 गुना 2 और 1 2 यहाँ पर, तो 3 बार 2 गुना 2 गुना 2, 3 यहाँ पर 1 और 5, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360, यानी 360 सेकंड के बाद फिर ये चारों घंटी जो 12 मिनट 18 मिनट 24 मिनट और 30 जो 12 सेकंड 18 सेकंड 24 सेकंड और 30 सेकंड के अंतर पर बजता है, वो 360 सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगे। कहने का मतलब 360 सेकंड को अगर मिनट में तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो 360 को आप 60 से भाग कर दोगे तो हो जाएगा 6 छक्का 36, 6 मिनट। यानी कि अगला जो एक साथ ये चारों घंटे फिर दोबारा बजेंगे वो 6 मिनट बाद बजेंगे। चलिए साथियों, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का कंबाइंड क्वेश्चंस हमारा पार्ट 2 के वीडियो में आने वाला है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।